नमस्कार, मैं राजकुमार और आप सब जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। आप जो है अभी तक फ्रेम में देख पा रहे होंगे कि मेरे साथ में जो है रायदा मैम हैं, जो कि बिल्कुल सीधे सवाल में बातचीत करेंगे। हम आज के इस इंटरव्यू की जो शुरुआत करेंगे और इसमें जो है हमारे सीधे सवाल और तीखे सवालों का जो जवाब देने के लिए बीडीसी चेयरमैन गुंदना जो शरशाद नटनो साहब हैं, इनसे बिल्कुल सीधे और तीखे सवाल जो है हम आज के दिन करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप जो जितने भी व्यूवर्स हैं टीएलआर के, वो जब देखेंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं जो है आनंद आएगा। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लोकल रिपोर्ट में। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो मेरा यहीं से रहेगा कि कल हमने देखा कि डीसी ऑफिस में जो है बीडीसी डीडीसी की जो है मीटिंग हुई और हम जानना चाहते हैं कि वहाँ पर जो है मीडिया को अलाउ नहीं किया गया। आखिर क्या कुछ खास धमाका जो है वहाँ अंदर हुआ जो कि बाहर लोगों को बताना ज़रूरी नहीं समझा? देखिए, ये बदकिस्मती है अगर मीडिया को अंदर नहीं दिया आना, क्योंकि उसमें जो है वो किसी और की जो है चेयर ऑनर कर रही थी, तो उसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ, वो तो वही लोग देंगे। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है कि मीडिया को हमने वहाँ अंदर भी बात उठाई कि मीडिया को वहाँ अंदर आने देना चाहिए था। और क्योंकि हम लोग जो है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम जो भी बात जो है करते हैं वो पब्लिक की करते हैं। तो अगर हम और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो, जैसे आपने कहा कल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मीटिंग थी, वो एक जो था एक किस्म का रिव्यू मीटिंग भी था और प्लानिंग भी थी। फर्दर जो 22-23 का साल है इसके लिए प्लानिंग भी थी। बट बदकिस्मती ये रही कि मीडिया को अंदर नहीं दिया आने। तो अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो ये मैं आपको आगे बताऊं। हमने सबसे पहले जो है बात वहाँ पे उठाई, जब मीटिंग की बात शुरुआत हुई तो मैंने चंद सी बातें वहाँ पे की है। नंबर एक, हमने अभी इस वक्त जो आपने देखा होगा पूरे थ्रू आउट स्टेट या तो बदकिस्मती से आज यूटी है, तो हमारे ज़िले के अंदर भी या मेरे ब्लॉक के अंदर पर्टिकुलरली जो है आवास प्लस का एक बहुत बड़ा जो है बेड़ा उठा हुआ है। जो PMAY, जिसे पहले इंदिरा आवास योजना IAY, फिर नाम बदल दिया गया PMAY और अभी आवास प्लस पे पहुंच गया। बदकिस्मती यह है कि यहाँ पिछले 2 साल से जो है लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। मैं आपको जो फैक्ट बात है वो मैंने अंदर भी बात की कि भाई पैसा मिल नहीं रहा है, कभी एक वेरिफिकेशन कभी दूसरी वेरिफिकेशन को जोड़ो। तो ये हमने वहाँ पर मुद्दा उठाया और मैंने कमिश्नर मैडम के वहाँ सेक्रेटरेट में भी ये बात की कि अगर यही सब ड्रामा चलता रहेगा तो हम एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आवाम को क्या जवाब देंगे। एक तो हमारी ये इस पर बड़ी वहाँ उम्दा बातचीत हुई और मैंने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब और हमारी जितनी भी वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई थी कि इसके ऊपर ACD साहब से मेरी डिस्कशन हुई। उन्होंने कहा नहीं, हम इसके ऊपर कर रहे हैं। और उसमें मुझे जो फिगर बताया गया कि 680 जो है हमारे ब्लॉक के अंदर जो इस वक्त टारगेट आया है। बट बदकिस्मती ये है कि लोगों को वो पैसा मिल नहीं रहा है। पिछले 2-3 सालों से हम यही सुन रहे हैं कि भाई टारगेट आया है, बट टारगेट कब अचीव होगा। और मुझे उम्मीद है, आशा है कि जो कल हमने ये मीटिंग की है कि ACD साहब ने जैसे मुझसे अभी कहा है कि 1-2 दिन के अंदर जो है मंडे ट्यूसडे तक उन्होंने कहा कि हम पैसा जो है डाल रहे हैं लोगों को। सर, बहुत बहुत स्वागत मेरी तरफ से आपको द लोकल रिपोर्ट में। आपके साथ मेरा सीधा सवाल यही रहेगा कि कल के DDC चेयरमैन धनंतर सिंह ने कहा कि हमें जो है सीधा जो काम निकालना है, ब्यूरोक्रेट से हमें सीधा काम निकालना। उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन हम आपस में ही लड़ते रहते थे। उसके बारे में आपका क्या कहना है? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक आपस में लड़ाई का तो मुझे नहीं पता है। देखिए, जब भी कोई ये किस्म की बोर्ड मीटिंग होती है, जैसे पहले असेंबली हुआ करती थी, अभी जो इस वक्त जो है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन चल रहा है पूरे स्टेट के अंदर, जो है यही चीज़ है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के ही लोग जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जब हम लोग 17 ब्लॉक चेयरमैन होते हैं और 14 इस काउंसिल में जो है डिस्ट्रिक्ट के ये DDC मेंबर्स हैं, टोटल मिला के 31 लोग बनते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि 31 लोग, 31 रिप्रेजेंटेटिव, उनकी 31 किस्म की डिमांडें होंगी, उनकी 31 किस्म की उनके एरियाज़ की डिफ़िकल्टीज होंगी। तो उसके ऊपर बहस मुबासा तो आपस में होता है। अगर मेरा कोई सुझाव है वो किसी और साथी को समझ नहीं आता है या उसको अच्छा नहीं लगता है, कहीं ना कहीं हम लोग जो है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से भी एफिलेटेड हैं, तो ये चीज़ तो चलती रहती है। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का वो हमारी अपनी कॉम्पिटेंस है कि हम किस तरीके से जो है अपने काम जो है करवाते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा ये जिम्मेवारी बनती है हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपना काम करवाएं और काम लें। सर, इसी के साथ मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि बदकिस्मती की बात है कि कोविड ने हमारे जो 2 से 2.5 साल जो है वो ज़ाया कर दिए। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारा जो है पिछले साल का क्या बजट था और इस साल का जो है वो क्या बजट आया है, और इसी के साथ में कितना बजट आया है और क्या क्या काम जो है इस साल के बजट में रखे गए। क्योंकि जो पिछले साल का बजट आया उसमें जो काम रखे गए, बदकिस्मती से वो काम हुए नहीं। और अब 2022 का जो बजट आया है तो इसमें क्या कुछ अलग काम जो रखे हैं आपने उसमें? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है
है आपका कि इस पे मैं बात करने वाला था। ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ सब कुछ कागजों में होता है, कि बजट होता है वो कागजों में है, दिखा नहीं। पिछले साल भी बोला गया कि जी 500 या 600 या कुछ करोड़ का जो है बजट यहाँ पे आया डिस्ट्रिक्ट में, बट टिल नो आप यहाँ देखिए एग्जीक्यूशन कितना हुआ है। अनफॉर्चुनेट ये है कि जो हमें दिखाया गया, जो हमारे पास, एक तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास जो था 10 करोड़ रुपया था, जो आपके बीडीसी काउंसिल के पास था वो हर ब्लॉक चेयरमैन के पास जो था 25-25 लाख रुपया था। दैट मीन्स वो 4 करोड़ 25 लाख रुपया बनता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद पीआरआईज के पास जो पंचायत का जो बेसिक इंस्टीट्यूशन है दैट इज पंचायत लेवल फंड, वो 23 लाख और 30 हज़ार रुपया था हर पंचायत के, और 237 पंचायतें डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अभी तक जो हमारा एग्जीक्यूशन है वो 30% भी नहीं है। और ये मैंने कल मीटिंग में ये बात कही, बार बार मैंने हर मीटिंग में ये इशू उठाया कि भाई अगर ये चेयरमैन साहब से मैंने ये सवाल किया कि अगर आप मीटिंग रखते हो पहले तो इस चीज़ का इनसे जवाब लिया जाए कि भाई हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एग्जीक्यूशन कितनी है, हमने काम जो टेकअप किए हैं वो कहाँ पहुंचे हैं, कहाँ है, फर्दर फिर हम प्लानिंग करें। अगर अभी हमने एक चीज़, अगर आपके पास चाय का कप है, अगर आपने एक कप पिया ही नहीं, आप दूसरे के लिए क्या प्लान बनाएंगे, दूसरा नमकीन लाऊं, लिप्टन लाऊं या कोई नींबू का लाऊं। तो ये बड़ी दुखित बात है कि यहाँ पे ये चीज़ें हमें स्ट्रीमलाइन अभी तक नहीं हुई है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को भी बने हुए 1 साल हुआ है, 2 साल हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है तानाशाही है, इस काउंसिल के पास पावर्स नहीं है। जैसे आपने मेरे साथियों ने, कई साथियों ने कहा कि, या चेयरमैन साहब ने ही कहा कि भाई पावर्स नहीं है, तो उसमें ये ऊपर से ही डायरेक्शंस आती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को समझ नहीं आती या समझा नहीं पाते हैं ये लोग। इसका क्या कह सकते हैं? सर मैं इसमें यह भी एक बात जोड़ना चाहूँगा कि सबसे पहले तो क्लैरिफाई ये कीजिए कि डीसी डोडा जो है वो बड़े हैं या डीडीसी जो इलेक्शन हुए हैं डीडीसी साहब जो है बड़े हैं, क्योंकि बहरहाल हमने बहुत सारी जगहों पर इस चीज़ को देखा है कि और हमने ये भी पढ़ा है कि जो डीडीसी हैं वो डीसी से बड़े हैं, और बीजेपी भी दावा करती है कि हमने एक बहुत अच्छा काम किया कि जो डीडीसी के इलेक्शन हमने जो है जम्मू कश्मीर में यूटी बनने के बाद कराए। तो इसमें डीसी बड़े हैं या डीडीसी बड़े हैं? क्योंकि डीडीसी की तो कोई सुनता नहीं है। इसमें मेरे से बेहतर जवाब जो है आपके डीडीसी और डीसी दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वो कागजों का ही पता है कि प्रोटोकॉल में डिप्टी कमिश्नर क्या डिविजनल कमिश्नर से भी ऊपर जो है हमारे डीडीसी के जो भी चेयरमैन है। बट इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि वो सारा जो है दे आर ऑल आर ऑन द पेपर्स। जैसे मैंने आपको कहा कि सारा कागजी पत्र चल रहा है। बीडीसी चेयरमैन का भी जो प्रोटोकॉल दिया गया है वो डिप्टी कमिश्नर के बराबर है। अब आप ये देखिए, जब डिप्टी कमिश्नर आपका कहीं निकलता है, ये मैंने बड़ी बार, शायद आज दूसरी या तीसरी बार मीडिया पे ये बात कर रहा हूँ कि डिप्टी कमिश्नर कहीं जाता है तो उसके पीछे भी गाड़ी होती है, आगे भी गाड़ी होती है, रास्ता खोल रहे होते हैं। जब आपका कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जाता है, आज तो ये वक्त है कि अगर मैं घर से निकलूँ, मुझे ये नहीं पता होता कि मैं शाम को घर पहुँचूँ या ना पहुँचूँ। हमें तो सिक्योरिटी का इन लोगों ने कोई इंतजाम नहीं रखा है। आप जो लोग गांव में बसते हैं, जो बीडीसी चेयरमैन भाला भलेस में रहते हैं, या डीडीसी मेंबर की ही मैं बात करूं, क्या है उन लोगों के पास सिवाय 70 लाख? अभी वो भी यहाँ यही इसी डिस्ट्रिक्ट में हुआ कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास 10 करोड़ रुपया है, बाकी इनके पास क्या है, हमारे पास क्या है? ये सारा जो है कागजी चल रहा है। और मैं गुजारिश करना चाहूँगा, हमारी पिछले दिनों डॉक्टर जतिंदर साहब से भी दिशा मीटिंग जम्मू के अंदर हुई, मैंने वहाँ पे भी ये सवाल उठाया। मैंने डॉक्टर साहब को ये चीज़ कही, मैंने कहा जनाब आप ये देखिए, आप हमें ये तो कह रहे हो कि ढंडूरा पीटो बाहर जाके, यार हमने ये किया वो किया, लेकिन बेचें क्या, दिखाएं कि क्या किया। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है या डीडीसी मेंबर है, उसने अपने इलाके में क्या किया? अगर मुझे ये चीज़ बड़ी देखो, जो बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है जिस पे बड़ा दुख होता है, अगर मेरे ब्लॉक के अंदर कहीं कोई इमीडिएट कोई इशू बन जाता है, कोई अल्लाह ना करे कोई बुरी खबर आती है, किसी का मकान जल जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, अगर मैं वहाँ जाऊँ, अब यकीन माने कि मैं जाने के काबिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी इमीडिएट फंड ही नहीं है कि मैं अगर किसी के घर में जाऊं, किसी का मकान जला है, मैं उसको क्या दूं वहाँ पे? ओ भाई, उसने मेरी शक्ल तो वो रोज़ देखता है, कहीं टीवी पे, कहीं फ़ोटो पे, कहीं। अगर मैं वहाँ जाके अपने किसी भी साथी को वहाँ 10 रुपये का कोई उसको रिलीफ नहीं दे सकूँ या कुछ इमीडिएट नहीं कर सकूँ, तो मेरा उधर जाने का फ़ायदा क्या है? तो हालात ये है कि हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते। ये जितना भी इन्होंने किया, ये सारा कागजों में। अभी आप दूसरी देखें, आजकल आप देख रहे हैं पटवार एसोसिएशन, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ कि पटवार एसोसिएशन बेचारी लगी हुई है और बड़ी अच्छी बात कर रहे हो। अब ये देखिए कि हर पंचायत लेवल पे एक पंचायत घर है, पंचायत छोटी छोटी सी है, तहसीलें इन लोगों ने बनाई हुई हैं, ब्लॉक्स इन्होंने क्रिएट किए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट्स। जब अर्सवाइल आपका चिनाब वैली डिस्ट्रिक्ट एक ही हुआ करता था, तब भी यही पटवार सर्कल हुआ करते थे, पटवार हल्का जिसे कहते हैं, तब भी वही पटवार सर्कल। बदकिस्मती ये है कि आज जो पटवारी लोग जो इस वक्त डिमांड कर रहे हैं, बिल्कुल जेन्युइन डिमांड कर रहे हैं कि एक तो उनको एकोमोडेशन का होना चाहिए, उनका कहीं ऑफिस होना चाहिए, कहीं एक पटवारी को अगर कहीं पकड़ा हुआ है
मुझे नहीं पता किस मामले में पकड़ा, लेकिन जहां तक मेरे नॉलेज में है कि भाई अगर उसके पास ऑफिस ही नहीं है, उसने कागज तो कहीं रखना है। मैं एज ब्लॉक चेयरमैन मैं आपको बताऊं कि किसी भी ब्लॉक चेयरमैन के पास ऑफिस नहीं है, टेम्पररी एक एक कमरा दिया हुआ है। अब हमें अगर कोई चीज़ कार्रवाई करनी है, कोई इनिशिएट करना है, हम अपनी कोई पर्सनल फाइल किसी कमरे में तो नहीं रखेंगे ना, हमें क्योंकि उसको सेफ रखना पड़ेगा, हमें कल को उसको जवाब देना है। लेट अस सपोज किसी की फाइल मेरे पास आती है, उसका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मैं किसी भी आम कमरे में उसको नहीं रख सकता हूँ, मैं उसको उठा के अपने घर में रखूँगा। या तो मेरा कोई प्रॉपर ऑफिस हो, ऑफिस में बंदा रखता है, नहीं तो बंदा अपनी पर्सनल जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है वो इंसान अपने साथ रखता है। सेम इज द केस विद द पटवारीज। अब पटवारी के पास आपके पास क्या कहते हैं ऑफिस नहीं है, उसने उठा के कागज़ अगर घर में रख दिया तो क्या जुर्म कर दिया भैया? उसका रिकॉर्ड कहाँ रहेगा? या तो उसके घर में रहेगा, या तो अगर उसका अपना पर्सनल ऑफिस हो। पटवारी का तो ऑफिस नहीं है। दूसरा इशू उन्हीं पटवारियों का ये है कि जो पटवार सर्कल है, आप ये देखिए कि एक एक तहसील में एक या दो पटवार सर्कल है। जो एक तहसील है, एक इतना बड़ी जुरिडिक्शन है, पटवारी लोगों को मिलता नहीं। अगर मैं अपने इलाके की बात करूँ, गुंदरा की बात करूँ या लोडना पटवार सर्कल की बात करूँ, बेचारा पटवारी कहाँ कहाँ पहुँचेगा? 100 काम पटवारी के होते हैं, कभी फिर मेरे लोगों को जो है लोडना से गुंदरा पहुंचना पड़ता है, कभी गुंदरा से मलवाना पहुंचना पड़ता है। ये सारी चीज़ें सरकार को देखनी चाहिए और पटवारियों की जेन्युइन डिमांड है और उसको इन लोगों को ये ऑनर करना चाहिए। इसको जल्द से जल्द इनकी डिमांड को मानना चाहिए। सर, जैसे हमने पिछली बार भी शेखपुरा की हालत दिखाई थी, पिछली बार भी हमने वहाँ पे न्यूज़ जाके की थी, रोड की हालत दिखाई थी कि किस तरह से वहाँ पे लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है रोड की वजह से। ख़ास तौर पर जब बारिश, जैसे कि आप भी जानते हैं कि बर्फ़ में वहाँ पे हालत क्या होती है, बारिश में कितनी उसके अलावा भी और भी इलाके हैं जैसे बरशला या पुड़ियाला, वहाँ तक तो अभी तक भी रोड नहीं पहुँचे। आपने देखा होगा कि वहाँ पे किस तरह से मरीज़ को सीरियस हो तो किस तरह से सीरियस कंडीशन में उसको कहाँ से कहाँ पहुँचाया जाए, तो उसमें क्या बारे में क्या कहना? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है ये आपका। जहाँ तक शेखपुरा स्ट्रेच की बात है, उसका जो है हमने ऑलरेडी एस्टिमेट DPR सारा बनवा के वो सेक्रेटरी लेवल पे है। वही बात आ जाती है फंड्स की कि अगर BDC चेयरमैन के पास या किसी और साथी के पास अगर इतना कोई फंड्स हमारे पास होता तो हम यहाँ उसको एट अ टाइम, क्योंकि उसको ठीक करने के लिए कम से कम 60-70 लाख रुपए की जो है ज़रूरत है। उतना फंड्स तो मेरे पास नहीं है, लेकिन वो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को आज एक पैगाम देना चाहता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि ये जो आने वाला हफ्ता है, इंशाल्लाह इस हफ्ते में उसका जो है पैसा आ जाएगा उस वाले शेखपुरा स्ट्रेच की। फिर चलते हैं हम पुनियाला या मेरा बनशला एरिया है, बहुत सारे एरियाज हैं। बदकिस्मती ये है कि अभी आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए जो है हमें बड़ा लड़ना पड़ता है। जितने भी इस वक्त मैं आपको बताऊं कि मेगा प्रोजेक्ट्स जितने भी पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वो ब्लॉक गुन्ना के अंदर है। इसमें अल्लाह ताला का शुक्र है और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। जितने भी, जैसे आप लेके चलेंगे नाबार्ड के अंदर इस वक्त भी डिस्ट्रिक्ट डोडा में एक ही प्रोजेक्ट है, वो हमारा चल रहा है। उसके बाद आपका PHC का काम लगा हुआ है। उसके बाद जो भी मैं आपको बड़ी बड़ी चीज़ें बता रहा हूँ, मोहल्ला के अंदर हमने एक प्ले ग्राउंड का काम शुरू करवाया हुआ है। ऐसे ही जो है अब मैं रोड पे आऊँगा कि डलद्रमन रोड हमने एक उठाई हुई है, दूसरा हमने उठाया हुआ है गानियती के लिए, वाया गानियती जो पिछला वाला डलद्रमन है। उससे क्या बेनिफिट होगा? पूरे डिस्ट्रिक्ट को जो है टूरिज्म अपलिफ्ट हो जाएगा और इकानमी बूस्ट हो जाएगी। और पर्टिकुलरली हमारे ब्लॉक के अंदर जो है, हमारा जो गुंदा, खास करके तहसील गुंदा को उससे बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो अब मैं पुनियाला और उस पर आ जाता हूँ, आपका बनशला आ जाता हूँ या कुमराल आ जाता हूँ। बड़े सारे गाँव हैं जो अभी भी इनकनेक्टेड है और जिनको रास्ता नहीं है। बदकिस्मती ये है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं आती है। दूसरा ये चीज़ है कि मैंने बार बार अपने लोगों से, जहाँ तक पुनियाला की और बनशला की दो जो ये अहम मोड़े अभी तक नहीं कनेक्टिविटी है, उनसे मेरी जहाँ तक बात हुई, मैंने उनको बार बार कहा कि इस वक्त सरकार का एक और मामला है कि सरकार मुआवजा नहीं देती है। जो आपके पास ज़मीन है उसका आपको सरकार मुआवजा नहीं देती है। आप आके एक एफिडेविट बना के दे दें कि भाई हमें मुआवजा नहीं चाहिए, क्योंकि हम उसको किसी नाबार्ड में, क्योंकि नाबार्ड में पैसा लाना बड़ा थोड़ा सा बाकी स्कीम से आसान है। बट अनफॉर्चुनेट है कि वो लोग अभी तक वो एफिडेविट जो है नहीं दे पाए। लेकिन उसके बावजूद मैंने उनका जो है प्रोजेक्ट जो है आगे भेजा हुआ है। हमारे ऑफिस से चिट्ठी भी गई है और यहाँ मैंने एक्शन साहब या SC साहब के ऑफिस से भी चिट्ठी निकलवाई है। अब जब सरकार करेगी तो हम उम्मीद करते हैं कि वो भी जल्द से जल्द आ जाए। जहाँ तक मेरी कोशिश होगी मैं पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन आपके माध्यम से ये चीज़ कहना चाहूँगा कि जो शेखपुरा वाला स्ट्रेच है वो इंशाल्लाह ताला इस आने वाले हफ्ते या इस मतलब चंद दिनों के अंदर जो है वो हो जाएगा। जी,
सर मेरा एक आपसे तीखा सवाल रहेगा और ये हमारी अपने ब्लॉक की बात है। हम शिबोत की बात करेंगे कि शायद उस समय आप जो है बीडीसी नहीं थे, उस समय जो है शिबोत में पंचायत घर बनाया जा रहा था रोड के साथ में बिल्कुल वहाँ पर। लेकिन जब उसके बाद जब आप आए और उसे वहाँ से शिफ्ट करके जो है ऊपर वानीपुरा में शायद लिया गया और वहाँ पर जो पुराना पंचायत घर था उसी को रिपेयर किया गया। लेकिन जिन लोगों ने उसमें काम किए, जिन लोगों ने पंचायत घर में अपनी दिहाड़ियाँ लगाई, उनका पैसा अभी भी फंसा हुआ है। लोग जो है हमें फ़ोन कॉल करके बताते हैं इस चीज़ को लेके कि उनको अभी भी वो पैसा नहीं मिला गया। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो मेरे कार्यकाल से पहले की बात है। मैं तो तब सरपंच भी नहीं था। क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था इसका तो मैं पता नहीं है, जिस चीज़ का पता नहीं हो। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है, जिस पंचायत घर में आज फंक्शनल पंचायत घर है वही जो है पुराना पंचायत घर है, मलवाना वेस्ट पंचायत का, जो रिकॉर्ड में भी है, हर जगह है। तो हमने क्या किया कि हमारे पास जब मैं खुद जब सरपंच बना तो मेरे पास ऑफिस नहीं था बैठने के लिए। तो मैंने कोई इधर उधर करके डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब का तब का शुक्रगुजार हूँ कि उनसे कोई 1-2 लाख रुपए लेके उसको रिपेयर करवा के उसको फंक्शनल करवाया है। बाकी जो दूसरी बिल्डिंग की आप बात कर रहे हो वो वैसी ही है जहाँ पे वो थी। हमारा उसमें कोई भी रोल नहीं है। उनने क्यों बनाया, वो कौन सी बिल्डिंग है, क्या बनाया है, वो लोग जवाब देंगे, उनको पता है। क्योंकि मेरी नॉलेज में ये चीज़ तो है नहीं। क्योंकि ये आपका सही सवाल है कि देखो हमने उस वक्त भी क्या किया, हमने उस वक्त भी सरकार का पैसा बचाया। क्योंकि ऑलरेडी एक बिल्डिंग अगर आप वहीं से है तो वहाँ बिल्डिंग फंक्शनल थी, खड़ी थी, फंक्शनल नहीं थी, खड़ी थी। उसको प्लास्टर की ज़रूरत थी, उसको टीन की ज़रूरत थी। हमने जो है उसको उस प्लान में रखवा के वो करवा के आज पंचायत घर को फंक्शनल किया है। तो उसके बारे में जो पिछली बिल्डिंग जो है उसके बारे में तो मुझे पता नहीं। जो सर इसमें एक और सवाल ये है कि जो पंचायत घर आज मलवाना वेस्ट में बना हुआ है, हम जब वहाँ गए थे, वहाँ के सरपंच साहब से हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो है अभी भी बाथरूम तो बना गया है, लेकिन वहाँ पर पीएचई की तरफ से नहीं हमें पाइपें दी है। अगर कोई ऑफिसर या बीडीसी बाहर से आते हैं तो उन्हें ऑफिस ये बाथरूम जाने में दिक्कत आती। तो इसके बारे में क्या कहें? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ पंचायत घर मलवाना वेस्ट का ही इशू नहीं है, ये थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। लेकिन हमने जो है अपने पंचायत मलवाना वेस्ट या 2-4 और पंचायत घर हैं उनके लिए बाथरूम जो है रखवाए हुए हैं। अब जिस वक्त पैसा आएगा तो वहाँ बाथरूम बनेगा और पानी, बिजली, सबको। बिजली तो हमने वहाँ लगवा दी हुई है। बिजली का अगर आपने देखा होगा पोल वहाँ लग गया है। बदकिस्मती ये है कि मैंने अब बार बार वही चीज़ कह रहा हूँ कि फंड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स जो है, जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा आप क्या करोगे। पंचायत घर भी हमने उस वक्त कैसे कराया, उस वक्त हमारे यहाँ एडीडीसी साहब, इमामदीन साहब थे, उनसे हमने किसी तरीके से जो है किसी हेड से इनसे पैसा कुछ थोड़ा बहुत लिया था और उसको बैठने के काबिल किया था। अब ये है कि टैंकी बाथरूम, अगर जो वॉशरूम की आप बात कर रहे हैं वो बनाना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा तो है नहीं। ये वाले मामला जो है, और ये थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट है। और हमारे हर जगह, पूरे हर पंचायत में जो है, हर पंचायत घर के अंदर, इवन दो कि बाकी पंचायत में तो अभी पंचायत घर भी नहीं बने। ये तो मलवाना वेस्ट की आवाम की, मैं कहूँगा, खुशकिस्मती है कि उनका पंचायत घर इस वक्त फंक्शनल है। आप भलवाना चले जाएँ, आप भलवाना, बरछला चले जाएँ, आप क्या कहते हैं इधर टाटना चले जाएँ, बाकी पंचायतों में चले जाएँ तो कहीं भी फंक्शनल नहीं है। तो ये चीज़ है कि कोशिश कर रहे हैं। देखें, रेवोल्यूशन जो है वो ऑल ऑफ अ सडन नहीं आती है, बड़े धीरे धीरे जो है काम होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता। और ये मैं आपको बताता चलूं कि हमारा ब्लॉक ऊपर वाले के फजल से इस वक्त राइट डायरेक्शन में है। अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको पहले ही कहा, जैसे मैडम से मैंने ये कहा कि जितने इस वक्त जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स जिन्हें मैं कहूँगा, जिसमें पीएचसी आती है, जिसमें बड़े रोड्स आते हैं, वो हमारे ब्लॉक के अंदर है, किसी और ब्लॉक में तो नहीं है। आप देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए। और जितने रोड्स हमने टेकअप किए हैं ब्लॉक गुंदना के अंदर, उतना पूरा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है कहीं। सर आपने कहा कि जो है मेगा प्रोजेक्ट्स हमारे वहाँ चल रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है, और आपने भी ये जो है दुखद समाचार सुना होगा, पिछले कुछ दिनों जो है हमारे वहीं से लुधियाना से जो बच्चा था, नहीं शेखपुरा वहीं का, मतलब हमारे ही ब्लॉक का बच्चा था, जो लद्दाख के लिए गए थे और वहाँ पे उनको जो है दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई। और उनका एक साथी जो अभी भी जम्मू में है, आपने उस चीज़ को भी किया होगा। और बदकिस्मती की बात यह भी है कि कोविड-19 के चलते जो है बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट रेट घटा है, जिससे जो मजदूर तबका था वो और ज़्यादा डिप्रेस्ड हुआ है और वो अपने काम करने के लिए जाता है। और मेगा प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चल रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होता कि जितने भी लोकल्स, खाली हमारे ही ब्लॉक के जो लोग हैं या उस एरिया के लोग हैं, वो वहाँ पर काम करें, वहाँ पे बाहर से आके लोग काम ना करें। ये बिल्कुल अच्छी बात है आपकी। देखें, बदकिस्मती ये होती है कि जब टेंडरिंग होती है ना, ये ठेकेदार के हाथ में है। ठेकेदार कहाँ से लेबर लाता है, अगर कल आप टेंडर देते हैं, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता। और मैं पर्सनली अपनी बात आपको कहूँगा कि एक भी ठेकेदार बताए कि कहीं इन्फ्लुएंस जो है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अरशाद नटनू का आया, उससे क्या होता है कि एक इंडिविजुअल बंदे का करैक्टर ख़राब हो जाता है। अगर मैं इस वक्त इन्फ्लुएंस लगाऊंगा, मैं सुलिंदर परिहार कंट्रैक्टर है, मैं सुलिंदर को फ़ोन करता हूँ, भाई वहाँ 2 बंदे हैं मेरे, एडजस्ट कर देना, उससे क्या हो जाता है कि मैं अपने नियम खुद खराब कर लूँगा। हमारे ब्लॉक के अंदर हमने ऐसा नहीं रखा है। जहाँ तक आपने कहा कि लोकल
यूथ को एम्प्लॉयमेंट की बात, उसी के लिए जो मैं आपको मेगा प्रोजेक्ट बार बार कह रहा हूं, जो हमारा डलद्रमन का रोड जिस वक्त वो कंप्लीट हो जाएगा, जो मेरा सपना भी है कि जिस वक्त आपके डलद्रमन के अंदर टूरिज्म आ जाएगा। आपने देखा होगा जब कोविड लग गया पिछले साल, ना रोड कनेक्टिविटी थी ना कुछ था, हज़ारों की तादाद में लोग पैदल गए डलद्रमन, गए कि नहीं। और हमारे पास एक डलद्रमन नहीं है, दो तो डलद्रमन है, उसके बाद आपके पास ब्रेसुना के ऊपर एक बड़ी खूबसूरत जगह है श्राइनदार जिसे कहते हैं, नागनी है आपके पास। जिस वक्त यहाँ हमारा एक जो गोल है, जो मिशन है कि यहाँ तक हमारा रोड कनेक्टिविटी होना चाहिए, जब ये आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे यूथ को जो है लद्दाख या कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वक्त लगेगा। आप देखें, अब हम बताएंगे कि ओवरनाइट चीज़ें हो जाएंगी, वो नहीं होगा, टाइम लगेगा। और मैं ये इंशाल्लाह आपसे आज ये वादा करता हूँ कि गुंदना के अंदर, ब्लॉक गुंदा के अंदर हम इस चीज़ को, जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो है उसको नीचे लेके आएंगे, लेकिन वक्त लगेगा। लेकिन सर आपने PMAY को लेके बात की थी कि जो है 600 समथिंग जो है वहाँ पर लोगों को घर दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे वहाँ के लोगों से जब बातचीत क्या होती है तो वो कहते हैं कि जब भी हमारी पहली पेमेंट आती है तो हमसे जो है 10,000 ले ही लिया जाता है। अगर हम उन्हें 10,000 ना दें तो हमारे जो है वो पेमेंट ही नहीं आती, हम आगे बनाएं तो क्या बनाएं। तो अगर 1.5 लाख में से 30,000 जो है पेमेंट से उनसे ले लिया जाता है तो मुझे लगता है कि 1,30,000 का बाथरूम नहीं बनता तो घर लोग क्या खाक बनाएंगे। बिल्कुल सही बात है और सही सवाल है ये। आपके ही चैनल TLR पे मैंने आज से बड़ी, मुझे लगता है साल या 1.5 साल पहले इसका पहले भी जवाब दिया है कि ये बदकिस्मती है कि सोसाइटी जो है समझ नहीं पाती है। क्या मेरे ऑफिस में कभी पैसा लेके कोई आया? क्या हमें बताया कि भाई फलानी आदमी पैसे ले रहा है, या आपको बताया? अरे भाई, लेने से पहले बताओ कि कोई आदमी, कोई, मैं आज फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी कमीशन ना मेरे ऑफिस में लगता है। BDO को भी डायरेक्शन मिली है, तहसीलदार को भी, जितने भी जो भी मैकेनिज्म मेरे पास गवर्नमेंट मैकेनिज्म है मेरे ब्लॉक के अंदर, मैं बाहर की बात नहीं कर सकता हूँ कि भाई किसी से कोई पैसा मत लो। लेकिन अगर खुद कोई आदमी किसी को जाके देता है, मैं उसको भान तो नहीं रख सकता हूँ। मेरे ब्लॉक के अंदर 30 या 40 हज़ार वोटर है, पॉपुलेशन तो 1,00,000 1.5 लाख की है। मुझे बताओ, मैं हर घर को तो नहीं पहुंच सकता हूँ या हर आदमी को रोक, तो आपको तो नहीं रोक सकता हूँ कि भाई आप उसको क्यों दे रहे हो। ये खुद लोगों को समझना है कि भैया कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है पैसा देने की। अगर खुद लोग देते हैं तो उसमें मैं क्या करूँगा। मैंने बार बार ये कहा, जिस भी TV चैनल पर या जिस भी न्यूज़ में मैंने बात की, जहाँ पर भी अपने फेसबुक पेज, मेरा पेज है, वहाँ पर भी मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि कोई किसी को पैसा मत दो। अगर कोई आपसे मांगता है आप हमें इन्फॉर्म करो। सर मेरा एक आखिरी और तीखा सवाल यही रहेगा, क्योंकि लोगों की उम्मीद आप हैं। अगर हम बात करें लोगों में तो वो करते हैं कि नहीं जी हमारे DDC साहब हैं, हम BDC साहब हैं, हमें उनसे ही चाहिए क्योंकि उनका नॉलेज भी वहीं तक है। उन्होंने, वो कहते हैं कि हमने वोट उनको दिया है तो वही, उनको भी लगता है कि अगर आप हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप ही हमारा समाधान कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम को वो नहीं जानते हैं। और इसमें क्या होता है कि सर आपने जिस तरह बताया कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो हम इसमें क्या समझें कि जो लोगों की उम्मीद आपसे है और आपकी उम्मीद किससे? ऑब्वियसली सरकार से है। देखें, बेसिक मुझे बताएं, फंड्स कहाँ से आते हैं? सेंटर से आते हैं। इस वक्त तो यहाँ लोकल सरकार तो है नहीं। हम बोलते हैं कि भाई स्टेट से हमें कोई फंड मिलेगी, स्टेट है नहीं, आपकी असेंबली है नहीं, लेजिस्लेशन होती नहीं है, सारा कुछ चट्टा कट्टा दिल्ली में बनता है। भाई दिल्ली वाले कुछ देंगे तो हम यहाँ लोगों को देंगे जो हमारे पास है। मैंने आपको कहा कि हम कोशिश करते हैं डिलीवर करने की। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि, और मिल बांट के देखो, आप अगर मेरे ब्लॉक से हैं, ये मैडम मेरी ब्लॉक से हैं, अगर आपकी टीम, आपको भी चाहिए कि देखो सोसाइटी के अंदर मीडिया का भी बड़ा अहम रोल होता है, डेमोक्रेसी के अंदर बड़ा रोल होता है कि हम लोगों तक पहुंचे, लोगों को समझे। कहीं ना कहीं लोगों को भी ये चीज़ समझना होगा। जहाँ तक करप्शन की आपने बात की, हमने पहले दिन से इस पर बताया कि भाई करप्शन को बंद करो, लेकिन बंद बेसिक नीचे से होगी। अगर मुझे, मिसाल, अगर मैं करप्ट हूँ, अगर मुझे कोई आदमी 10 रुपये नहीं देगा, मैं जेब फाड़ के तो नहीं लूँगा ना, तो वो उसको, लोगों को ये चीज़ समझनी है कि भाई हम पैसा नहीं देंगे। अगर कोई मांगता है, मेरा फ़ोन नंबर हर एक के पास है, मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ। जब भी मुझे कोई फ़ोन करेगा, मुझे बताए फ़ोन करके भैया हमें उसने फ़ोन मांगा, पैसा मांगा। अगर लगता है कि मैं भी कोई गलत करता हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग रखे, ऑप्शन है ना। किसी और, मुझे से नहीं, DC साहब को फ़ोन करें, DC साहब को नहीं, किसी और साहब को करें। बट सोसाइटी में भी लोगों को भी ये चीज़ समझना है कि भैया हमें भी जिम्मेदारी लेनी है। जब तक लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक रेवोल्यूशन नहीं आती है। आपने देखा होगा, जहाँ भी कोई एक तब्दीली आई है वहाँ लोगों ने लाई है। एक लीडर को बदलने के लिए भी लोग ही खड़े हो जाते हैं ना। तो वैसे ही करप्शन को ख़त्म करने के लिए भी लोगों को इकट्ठा होकर खड़ा होना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा यूथ क्लब के बारे में, जो कि TLR ने बार बार रिपोर्टिंग करते हुए, सरपंचों को फ़ोन करते हुए कि हमें लिस्ट दो ताकि
जो यूथ के बारे में वहाँ पे एंगेज करने की यूथ को की थी बात, तो वो कहीं बाकी एरियाज़ में भी नहीं दिखी। तो और ख़ास तौर पर मैं अपने ब्लॉक की बात करूँ तो आपसे ही करूँ कि वहाँ पर भी मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, जितना भी हमारे पास यूथ क्लब की जो भी टीम बनी है वो हर जगह, हर पंचायत में, हर सरपंच के पास अवेलेबल है। जो भी आई है इसमें बहुत बड़ी बार ये बात उठी कि भाई यूथ क्लब, सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि यूथ क्लब के पास है भी नहीं कुछ, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि अगर है कुछ यूथ, जो भी जिस वक्त सरकार की एक गाइडलाइन आई थी, जो भी चीज़ देखो, जो भी इस वक्त होता है ना, सब चीज़ें ग्राउंड से आती है। मतलब अगर यूथ क्लब की टीम वहाँ से बनी है, जितने भी लोग, वो पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव, जो भी सरपंच पंचेस हैं वहाँ, हर पंचायत में, मैं अपनी पंचायत की बात करूँ, वहाँ भी सरपंच साहब हैं, हमारे मेंबर साहिबान हैं, 7 लोग हैं, 7 मेंबर और 1 सरपंच। उन लोगों ने VLW और GRS के साथ बैठ के वहाँ पे एक जो है कमेटी फ्रेम की है, एक नंबर दिया है, या 5 या 7, जो भी जिस पंचायत में, वैसे ही हर जगह हुआ है। और ख़ास करके ये भी मैं आपके माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा कि यूथ को, कि और जो लोग उसमें हैं ऑलरेडी, उनसे आप पूछे कि कुछ मिलता है नहीं जी। अगर यूथ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, अच्छी बात है, यूथ को आगे आना चाहिए, पब्लिक की बात करनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको एक और आज बात करना चाहूँगा कि मेरी तरफ से पूरे ज़िले की आवाम को, बिलखुसूस पेरेंट्स को, ये मुबारकबाद कि हमारे ज़िले के अंदर जो है, शुक्र है ऊपर वाले का कि स्कूल खुले हैं, बच्चे इस वक्त स्कूल जा रहे हैं। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। और आवाम से मेरी गुजारिश रहेगी, कल भी ये मैंने यहाँ CO साहब से भी बात की काउंसिल में, कि अब एक हमें बिलखुसूस ब्लॉक गुंदरा के अंदर एक सोसाइटी में एक जो पेरेंट्स का बड़ा एक अहम रोल है एजुकेशन बच्चों को देने के लिए, कि वो खुद मॉनिटर करें। और मैंने सरपंचेज अपने जितने भी हैं या पंचेज हैं, उनको ऑलरेडी डायरेक्शन मिली है, या हमारे नंबरदार चौकीदार हैं, इनको बोल दिया गया है कि अगर कोई ड्यूटी नहीं देता है या आपके बच्चों को सही से पढ़ाया नहीं जाता है, तो आपके माध्यम से मैं आपके जो हमारे वालदेन हैं, बच्चों के वालदेन हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं भी लगता है कि किसी स्कूल में आपको दिक्कत आ रही है, बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा है, या स्टाफ की शॉर्टेज है, या कोई भी दिक्कत है, किसी भी किस्म की समस्या है, तो आप मेहरबानी करके मुझे फ़ोन करिएगा या मुझे इतला करिएगा, मुझे बताइएगा, ताकि हम उसका कोई, क्योंकि मेरा फोकस रहेगा। बदकिस्मती ये थी कि जब से मैं इस कार्यकाल में आया कि हमारे को स्कूल तब से बंद मिले, तो पहली बार जो है इस वक्त हमें स्कूल खुलने को शुरू हुए हैं, खुले हुए। तो मैं काम करना चाहता हूँ इसके ऊपर कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को हम ठीक करें। तो इसके लिए मुझे सब लोगों का साथ चाहिए, आवाम का साथ चाहिए, कि कहीं भी आपको लगे कि भाई, और कितना भी बड़ा, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर कितना भी बड़ा कोई आदमी हो, कितनी बड़ी पॉलिटिकल बैक हो, कितना बड़ा वो क्या हो, अगर वो ड्यूटी नहीं देता है, आप लोग मुझे बताइए। खास करके हेल्थ और एजुकेशन, पहले तो आ गया एजुकेशन, उसके बाद हेल्थ। कहीं पे किसी को लगता है कोई डॉक्टर ड्यूटी नहीं देता है, कोई मास्टर ड्यूटी नहीं देता है, बराए मेहरबानी मुझे बताइए, वहाँ के सरपंच को बताइए। अगर उससे नहीं हो पाता है, मुझे बताएं, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये देखिए, आप हमारे साथ जुड़े थे, हमारे साथ ही राजकुमार जी भी जुड़े थे, और इंटरव्यू के लिए हमारे साथ चेयरमैन सरशाद नटनू साहब हमारे साथ जुड़े थे। कुछ इनके साथ सीधे सवाल रहे, कुछ तीखे सवाल रहे, लेकिन बहरहाल मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर हमसे कोई सवाल छूट गए हैं, हमसे या सरशाद साहब से कोई बात छूट गई हो, तो ज़रूर कमेंट में लिख कर गए। इंशाल्लाह अगली बार फिर से इनसे मुलाकात करेंगे, आपके सवाल जो भी कमेंट में होंगे। तो आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।